Hello to all of you. Myself Himanshu Misra from महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो इस वक्त जो जो चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है मानव जनन। तो उससे संबंधित पिछली वीडियोस में हम लोगों ने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा, और आज का जो टॉपिक है वो अब युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो युग्मक जनन क्या होता है? तो जो युग्मक जनन होता है ये लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था होती है। युग्मक जनन जो है वो लैंगिक जनन की जो है वो प्रथम अवस्था होती है, जिसमें जनन अंगों में उपस्थित जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनसे युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। जो जनन अंगों में जो जनन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो युग्मकों का निर्माण करती हैं, और जो युग्मक के निर्माण करने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। पुरुषों में जो है वो वृषण नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। जो पुरुष हैं उसमें जो टेस्टिस होते हैं उनमें नर युग्मकों या शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तथा जो मादा में है वो अंडाशय मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। और मादाओं में जो है फीमेल में वो जो अंडाशय होता है उसमें मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण होता है। जो नर युग्मक है उसे शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा युग्मक है उसे अंडाणु कहते हैं। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है उसको दो प्रकार से देखते हैं। नंबर एक जो है शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा है अंड जनन, oogenesis। तो शुक्र जनन जो है वो नर युग्मक के बारे में पढ़ेंगे, और जो अंड जनन है उसमें मादा युग्मक या अंडाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो जो शुक्र जनन है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें नर के जो किशोरावस्था में पहुंचने पर शुक्र जनन प्रारंभ हो जाता है। जब नर जो है किशोरावस्था में पहुंचता है तो उस वक्त उसमें शुक्र जनन की जो क्षमता है वो प्रारंभ हो जाती है। शुक्र जनन की जो क्रिया है वो वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में उपस्थित नर जर्म कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया द्वारा होती है। जो शुक्र जनन की क्रिया है इसमें जो टेस्टिस है उसकी जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं उनमें नर जर्म कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और जिनमें स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उसके द्वारा होता है। शुक्र जनन की प्रक्रिया जो है वो दो भागों में पूरी होती है। जो शुक्र जनन की क्रिया है उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है शुक्राणु पूर्वी अथवा स्पर्मेटिड्स का निर्माण। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो शुक्राणु पूर्वी अथवा स्पर्मेटिड्स का निर्माण, और जो दूसरी प्रक्रिया है उसमें शुक्राणु जनन अथवा शुक्र कायांतरण। तो जो शुक्राणु पूर्वी अथवा स्पर्मेटिड का निर्माण, तो इसके अंतर्गत जो है वो शुक्र जनन नलिका में उपस्थित अपरिपक्व नर जर्म कोशिका से शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की प्रक्रिया को तीन भागों में बांटा जाता है। जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं उनसे शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। नंबर एक गुणन प्रावस्था, पहले गुणन मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर वृद्धि ग्रोथ फेज, फिर परिपक्व प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। तो जो गुणन प्रावस्था, सबसे पहले गुणन प्रावस्था, तो इस प्रावस्था में शुक्र जनन नलिका जो है उसमें स्थित जो नर जन्म कोशिका या शुक्र जनन कोशिका जो है वो बार बार समसूत्री विभाजन करती है, और जिसके द्वारा जो है अनेक शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये जो शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं इनमें अधिकांश तो शुक्राणु बनने में भाग लेती हैं, जबकि शेष जो बचे हुए शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं वो रिजर्व रहती हैं, आरक्षित रहती हैं। जो गुणन प्रावस्था इसके अंतर्गत जो जर्म कोशिकाएं होती हैं वो बार बार समसूत्री विभाजन करती हैं, और उसके द्वारा जो है वो अनेक शुक्र जनन कोशिकाओं में बट जाती हैं। इनमें से जो कुछ कोशिकाएं जो हैं वो
शुक्राणु बनने में भाग लेती हैं, जबकि कुछ जो हैं वो बची रह जाती हैं, जिसे हम लोग आरक्षित या रिजर्व जर्म नरजर्म कोशिका कहते हैं। फिर जो है नई शुक्र जनन कोशिकाएं बनती हैं। इसके द्वारा जो है वो नई शुक्र जनन कोशिकाएं बनती हैं। जो ये रिजर्व सेल बची रह जाती हैं, तो उनसे जो है वो नए जो युग्मक जनन की कोशिकाएं होती हैं वो बनती हैं। शुक्राणु बनाने वाली शुक्र जनन कोशिका अब दूसरी प्रावस्था में प्रवेश करती है। इसके बाद जो शुक्राणु बनाने वाली शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं वो दूसरी प्रावस्था में प्रवेश करती हैं, जो कि वृद्धि प्रावस्था है। वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। इस प्रावस्था में जो है वो शुक्र जनन कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं। इस प्रावस्था में जो है वो शुक्र जनन जो कोशिकाएं हैं वो आकार में वृद्धि करती हैं और दोगुनी तक हो जाती हैं। अब इन्हें जो है वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। इन्हें हम लोग प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं, या एक द्विगुणित कोशिका है। ये जो कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। फिर इसके बाद जो प्रावस्था आती है वो है परिपक्व प्रावस्था। इस प्रावस्था में जो है वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या न्यूनकारी विभाजन फर्स्ट होता है। जो परिपक्व प्रावस्था है इसके अंतर्गत जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बंद होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है या न्यूनकारी विभाजन फर्स्ट होता है, जिससे दो समान अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। जिसके फलस्वरूप जो है दो समान अगुणित होती हैं जो कोशिकाएं बनती हैं। इनमें केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। इसमें जो है वो गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इन कोशिकाओं को द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं, और हम लोग इन कोशिकाओं के जो है वो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। ये दोनों द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं जो हैं वो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड करती हैं। उसके बाद में जो ये दो कोशिकाएं बनती हैं, ये दोनों द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के बाद 4 अगुणित शुक्राणु प्रसु या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण करती हैं, और ये 4 भागों में विभाजित होती हैं और ये अगुणित होती हैं और शुक्राणु प्रसु या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण करती हैं। ये जो हैं ये चारों शुक्राणु पूर्वी अगुणित होते हैं, क्योंकि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है उसमें समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, जिसकी वजह से इसमें जो है वो गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। फिर है शुक्राणु जनन या स्पर्मोजेनेसिस। शुक्राणु जनन या स्पर्मोजेनेसिस, इसके अंतर्गत जो है वो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं अचल होती हैं। जो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं बनती हैं वो अचल होती हैं। इन अचल शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं से गतिशील शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है इसमें जो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं हैं उनको उनके अचल यानी कि गतिशील शुक्राणु के निर्माण होने की प्रक्रिया जो है अचल शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं से गतिशील शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन के बाद उत्पन्न शुक्राणु अपने शीर्ष की सहायता से सटौली कोशिकाओं में जो है अंतः स्थापित हो जाती हैं। जो शुक्राणु जनन के बाद जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं उनके जो शीर्ष होते हैं उसकी सहायता वो सटौली कोशिकाएं जो होती हैं उनमें अंतः स्थापित उसके अंदर स्थापित हो जाती हैं, जिससे वो पोषण प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात शुक्राणु यहाँ से निकल जाते हैं और मादा की योनि में पहुँचते हैं, और यहाँ से निकलने के बाद जो है वो शुक्राणु मादा की यौन या वेजाइना में पहुँचते हैं। यह क्रिया वीर्य सेचन कहलाती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग वीर्य सेचन कहते हैं। फिर शुक्र जनन की प्रक्रिया का प्रारंभ जो है वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH द्वारा नियंत्रित होता है। जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है उसका जो पूरा नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस द्वारा एक हार्मोन से स्रावित होता है, जिससे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स द्वारा GnRH द्वारा नियंत्रित होता है। शुक्राणु जो है
उसका निर्माण के समय इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो GnRH हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं इस फिगर में जो है शुक्राणु का निर्माण यानी शुक्रजनन की प्रक्रिया को। तो सबसे पहले जो द्विगुणित एक कोशिका होती है शुक्राणु जनन कोशिका, तो वो दो भागों में डिवाइड होती है। पहले एक होती है, फिर उसके बाद में ये दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, और उसके बाद में वो दोनों कोशिकाएं फिर से दो भागों में डिवाइड होती हैं। और आगे चल कर के जो ये 4 कोशिकाएं बनती हैं, ये फिर दो भागों में डिवाइड होती हैं। उनमें से जो अधिकांश कुछ कोशिकाएं ही जो हैं वो आगे चल के जो है युग्मक जनन में भाग लेती हैं, और कोशिकाएं जो है वो रिजर्व के रूप में रहती हैं। तो जो एक कोशिका बाद में आती है वो वृद्धि करती है, जिसे हम लोग प्राथमिक शुक्र कोशिका कहते हैं। ये एक कोशिका जो बनती है प्राथमिक शुक्र कोशिका, ये फिर दो भागों में डिवाइड होती है और ये अगुणित होती है, जिसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से ये दो भागों में डिवाइडेड होती है, जिसे हम लोग द्वितीयक शुक्र कोशिका कहते हैं। या अगुणित होती हैं जिसे हम लोग द्वितीयक शुक्र कोशिका कहते हैं। फिर इसमें फिर से द्वितीय जो है, इन दोनों में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इन द्विसूत्री विभाजन से फिर दो अगुणित शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं बनती हैं। फिर इनमें विभेदन होने से शुक्राणु आगे चल के अगुणित शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। फिर है शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु में निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 सिर, हेड। तो यह जो है यह एक शुक्राणु का अग्रभाग है। विभिन्न जंतुओं में जो है इसकी आकृति अलग अलग होती है। सभी जंतुओं के शुक्राणु के सिर में एक एक्रोसोम व एक केंद्रक पाया जाता है। फिर नंबर 2 जो है एक्रोसोम। जो स्पर्म है उसके शीर्ष भाग में एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। जो मनुष्य है उसमें एक पतली आच्छद के रूप में होता है, और एक्रोसोम गाल्जी गाय से विकसित होता है। जो गाल्जी कॉर्डी सेल्स ऑर्गेन्स होता है उसके द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है, और इसके चारों ओर एक्रोसोमल झिल्ली पाई जाती है, जिसमें जो है वो इस स्पर्म लाइसिन और जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है वो भरा हुआ होता है, जो कि निषेचन के समय जब अंडाणु की झिल्ली को गला देता है, और जिससे जो शुक्राणु है वो अंडाणु में प्रवेश कर सकें। उसके बाद में होता है केंद्रक। यह जो होता है वह स्पर्म के सिर में एक्रोसोम के पीछे स्थित होता है। जो एक्रोसोम है उसके पीछे सिर में उपस्थित होता है, और यह जो है वो स्पर्म के सिर का अधिकांश भाग बनाता है, और यह सिर की आकृति भी निर्धारित करता है। यह अत्यधिक संहत या कॉम्पैक्ट होता है, जिसमें क्रोमेटिन पदार्थ भरा हुआ होता है। जो केंद्रक है इसमें क्रोमेटिन पदार्थ भरा हुआ होता है। इस क्रोमेटिन में डीएनए तथा क्षारीय हिस्टोन्स प्रोटीन भी पाए जाते हैं। जो क्रोमेटिन है उसमें डीएनए तथा हिस्टोन्स प्रोटीन पाए जाते हैं। केंद्रक आनुवांशिक गुणों का वहन करता है। फिर आता है ग्रीवा। केंद्रक के बाद ग्रीवा, नेक। यह जो है वह स्पर्म के सिर व मध्य भाग के बीच का छोटा सा व संकरा क्षेत्र होता है। जो स्पर्म है उसके सिर और मध्य भाग के बीच का जो भाग होता है वो ग्रीवा कहलाता है, जो कि संकरा क्षेत्र होता है, जिसमें 2 तारक केंद्र या सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम लोग समीपस्थ तारक केंद्र या दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। एक को समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरे को दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। समीपस्थ तारक केंद्र निषेचन के समय युग्मनज में विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है। जो समीपस्थ तारक केंद्र होता है या जो समीपस्थ सेंट्रियोल होता है, वह निषेचन का जब समय होता है उसमें युग्मनज में विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है।
दूरस्थ तारक केंद्र जो है वो स्पर्म जो है उसकी पूंछ के लिए अक्षीय तंतु का कार्य करता है। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। दोनों तारक केंद्र जो हैं वो एक दूसरे से समकोण बनाते हुए स्थित होते हैं। फिर है जो इसका मध्यखंड। ग्रीवा के नीचे यानी कि नेक के नीचे का जो भाग होता है वो अक्षीय तंतुओं के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। जो मध्यखंड होता है इसमें अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर गाढ़ा कोशिका द्रव्य एक परत के रूप में पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य होती है उनके चारों ओर एक गाढ़ा कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है जिसे हम लोग माइंचेट कहते हैं। माइंचेट कहते हैं। जो कोशिका द्रव्य के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। जो कोशिका द्रव्य है उसके चारों ओर एक प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्षारीय तंतु के चारों ओर सर्पिलाकार कुंडलों के रूप में पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है अक्षीय तंतु के चारों ओर एक सर्पिलाकार कुंडलों के रूप में उपस्थित होते हैं जिसे हम लोग निवेन कर्ण कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो स्पर्म को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करना। फिर लास्ट जो पार्ट है वो है पूंछ या टेल। जो मध्य खंड के बाद का लंबा भाग वो पूंछ कहलाता है। इससे हम लोग अक्षीय तंतु कोशिका द्रव्य आवरण व प्लाज्मा झिल्ली के बनाते हैं। जो अक्षीय जो पूंछ भाग है उसमें अक्षीय तंतु कोशिका द्रव्य आवरण व प्लाज्मा झिल्ली बनाते हैं जिसके दो भाग होते हैं, मुख्य खंड व अंत्यखंड। मुख्य खंड व अंत्यखंड जो पूंछ की तरंग गतियों द्वारा शुक्राणु द्रव्य माध्यम में गति करते हैं जिसके द्वारा जो है पूंछ में तरंग गति होती है और तरंग गति के कारण जो है वो स्पर्म द्रव माध्यम में गति करते हैं और अंडाणु तक पहुंचता है। अतः पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करता है। जो पूंछ का कार्य है वह स्पर्म को गति प्रदान करना। तो यहाँ पर हम लोग फिगर में देख सकते हैं स्पर्म के। तो जो हेड है उसमें केंद्रक पाया जाता है जिसमें कि गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो सबसे ऊपर का जो टॉप पे है वो एक्रोसोम पाया जाता है जो जिसमें जीवद्रव्य होता है और उसके नीचे हेड के नीचे जो है वो ग्रीवा नेक पाई जाती है और नेक के नीचे जो है वो मध्य भाग जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती हैं। ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती हैं जो कि जो है वो शुक्राणु जो हैं उनको तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं यानी गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। फिर जो सबसे लास्ट का भाग है पूंछ। ये जो सबसे लास्ट का भाग है पूंछ जो कि इसको गति करने में सहायता प्रदान करती है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है और तब तक के लिए इसको देखिए समझिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।